वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 2। और इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को समराइज करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है इस एक वीडियो में हम उसको रिव्यू करेंगे। तो ये चैप्टर जो था ये था काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन। और काइनेमेटिक्स का आपको पता है कि ये फिजिक्स की जो ब्रांच मैकेनिक्स है उसकी सब ब्रांच है। और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस टू द कॉजेज ऑफ मोशन। यानी हम ऑब्जेक्ट की मोशंस को तो स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं, लेकिन हम इस चीज को जेर बहस नहीं लाते कि जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं, क्या चीज उनको मूव करवा रही है। फिजिक्स की मैकेनिक्स की वो सब ब्रांच जिसमें हम मोशन की कॉजेज को भी स्टडी करते हैं उसको डायनेमिक्स कहते हैं। और डायनेमिक्स जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, यानी जो नेक्स्ट वीडियो है वो पहली वीडियो ही डायनेमिक्स के ऊपर होगी। तो हमने जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में स्टार्ट किया था वो वेक्टर्स का था। और वेक्टर्स को हमने डिफाइन किया था कि ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिनमें से एक जो है वो मैग्नीट्यूड है और दूसरी जो है डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड हमेशा ही नंबर्स होते हैं और डायरेक्शन जो है ये ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ या फिर एक्स वाई जी एक्सिस कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है वो सारी वेक्टर्स कहलाती हैं। इनके बरक्स ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वो क्वांटिटीज स्केलर कहलाती हैं। और क्वेश्चन ये है कि हम वेक्टर्स को क्यों पढ़ते हैं, हमें इनकी जरूरत क्यों पेश आती है। तो इसका जवाब ये है कि फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था कि ये वो क्वांटिटीज हैं जो हम रियल लाइफ में जिनसे डील करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, मैस है, टेम्परेचर है, टाइम है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और उन फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं मेनली, एक स्केलर्स और दूसरी वेक्टर्स। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हमें उनको समझना है तो हमें उनको समझने के लिए वेक्टर्स की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो वेक्टर्स हैं। तो इन जनरल हमने यहाँ पे वेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि वेक्टर्स कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और हर जो सारी प्रॉपर्टीज या रूल्स वेक्टर्स फॉलो करेंगे, जाहिर है वो हर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी भी फॉलो करेगी। और इसलिए हमें वेक्टर्स को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट ग्राफिकली कैसे करते हैं, दो चीज़ों से कि हम कोई लाइन लगाते हैं, उस लाइन की लेंथ जो है वो किसी स्केल के ऊपर वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, जबकि उस लाइन के एंड के ऊपर हम एक एरो हेड लगा देते हैं तो वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इस डायग्राम के अंदर ये वेक्टर ए है, ठीक है, जो इस किसी खास पॉइंट से इस पॉइंट से जिसको ओरिजिन कहा जाता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये एक्स एक्सिस उस कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस है, ये उस कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस है। और ये वेक्टर ए जो है ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है जिसको मैंने पॉइंट पी कहा है। सही है। अब इस वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। और दो डायमेंशंस में हम इसको जिन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं ए एक्स और ए वाई। क्योंकि ए एक्स कंपोनेंट ये प्योरली एक्स एक्सिस की तरफ होता है और जो ए वाई कंपोनेंट होता है ये वाई एक्सिस की तरफ होता है। तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन किया था कि इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इनकी डायरेक्शन जो है वो आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की जानिब होगी, जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वाई एक्सिस की जानिब होगी, और जो के यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ होगी। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई में लिख सकते हैं। अब देखें कि ये इक्वेशन जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड पे ये ए एक्स उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो ए कोसाइन थीटा के बराबर होता है टाइम्स आई यूनिट वेक्टर, सही है, जो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। और सिमिलरली ये ए वाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड टाइम्स जे यूनिट वेक्टर।
ये वो सिनेरियो था जब हमारे पास वेक्टर गिवन हो तो हम उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो इन दो इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका रिवर्स हम कैसे करते हैं, यानी अगर हमें कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली उस केस में आप क्या करते हैं, आप देखें वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक डायग्राम बन रही है ये सिंपली एक ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल में आप देखें जो वेक्टर है वो उसका हाइपोटेन्यूज बनता है, और जो उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो उसकी बेस बनती है ट्राइंगल की, और जो हाइट है वो उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट बनता है। तो इस तरह हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देते हैं इस फार्मूला से। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद इसी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल थीटा डायरेक्शन बताता है वेक्टर की विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम इस थीटा को इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ए वाई और ए एक्स हमारे पास मौजूद हैं। यही तो हमारी इस कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन थी, गिवन डेटा था कि अगर कंपोनेंट्स मालूम है तो ए वाई और ए एक्स हमें मालूम है, तो हम वहां से इस वेक्टर की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के। हमारे पास कोई से भी दो वेक्टर अगर गिवन हो तो वो बराबर कब होते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हम लें, और सिचुएशन ये है कि हमने ये देखना है कि ये बराबर कब होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर कब होगा। तो उसके ऊपर एक ही शर्त है और वो बड़ी स्ट्रिक्ट शर्त है, और वो शर्त ये है कि दो वेक्टर बराबर उस वक्त होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होने का मतलब है कि जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट के बराबर हो, और जो वाई कंपोनेंट है एक वेक्टर का वो दूसरे वेक्टर के वाई कंपोनेंट के बराबर हो, एंड इट्स वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन। उसके बाद हमने देखा था कि हम वेक्टर्स को ऐड किस तरह कर सकते हैं। सिंपली अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए प्लस बी, तो उनको हम ऐड करके उनके जो रिजल्टेंट होता है उसको किसी वेक्टर थर्ड वेक्टर एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इस केस में सम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस यू एम सम। और ये इक्वालिटी भी बिल्कुल इसी रूल के तहत, ये जो ऊपर हमने बात की है ये वाला रूल, इसके तहत उस वक्त इक्वल होगी जब इस एस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर हो, और रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट इंडिविजुअल वेक्टर्स जो ए और बी गिवन वेक्टर्स थे उनके वाई कंपोनेंट्स के सम के बराबर हो। उसके बाद हमने ये कहा था कि हम वेक्टर्स को किसी स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की मल्टीप्लिकेशन थी किसी भी वेक्टर की स्केलर से। पहली जो थी वो किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन थी, और जब स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है जबकि उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। जो दूसरा सिनेरियो था उसमें हमने ये कहा था कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कोई नई वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। और उसकी मैंने मिसाल दी थी कि अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर को मैस से मल्टीप्लाई करें जो कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमारे पास जो नया इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है वो एक नया वेक्टर होता है जिसको फोर्स कहते हैं, और जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने कहा कि इनफ अबाउट वेक्टर्स, लेट्स गो टू रियल फिजिकल वेक्टर्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। और उनमें जो पहला था वो पोजीशन वेक्टर था। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। उसमें हमने कहा कि हम रेफरेंस पॉइंट को इस अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस केस में टू डायमेंशनल है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो वेक्टर पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट जो कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, सही है। पर अगर हम इसमें इसमें देखें टू डायमेंशनल प्लेन में, तो जो आर है वो कितना होगा, एक्स उसकी लंबाई एक्स एक्सिस की तरफ होगी, वाई उसकी लंबाई वाई एक्सिस की तरफ होगी, और हमें पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे होता है। और अगर आप तीसरा एक्सिस भी इंक्लूड कर लें तो इन जनरल जो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म बनती है वो इस तरह बनती है कि आर वेक्टर इक्वल्स एक्स टाइम आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई टाइम जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड टाइम के यूनिट वेक्टर।
उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी कि अगर अब हमारे पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसा कि इस पाथ में दिखाया गया है, ठीक है, कि पार्टिकल इस ग्रीन लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारे पास एरो है, और वो किसी टाइम के ऊपर इस पॉइंट P1 के ऊपर होता है, और जो वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस पॉइंट P की पोजीशन बता रहा होता है, उसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली कुछ टाइम गुजरने के बाद ये पार्टिकल जो है ये इधर पॉइंट P2 पे पहुंच जाता है, और इस पॉइंट पे जो वेक्टर पोजीशन बता रहा होता है इस पार्टिकल की, उसको हमने R2 से जाहिर किया है। तो अब अगर हम हेड टू टेल रूल यूज करें वेक्टर एडिशन का, तो R1 से R2 तक जो वेक्टर जा रहा होगा उसको हमने डेल्टा R कहा है, और ये वो फासला है जो इस पार्टिकल ने P1 से P2 तक जाते हुए कवर किया है। तो ये जो डेल्टा आर है ये उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम हेड टू टेल रूल से ये जाहिर कर सकते हैं कि जो डेल्टा आर है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, वो इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर है, वो पोजीशन वेक्टर R1 और R2 जो उस पार्टिकल के पॉइंट P1 और P2 पर थे। उसके बाद हमने वेलोसिटी की बात की थी, और वेलोसिटी के बारे में हमने कहा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके यूनिट्स जो हैं वो मीटर्स पर सेकंड होते हैं, और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो L T⁻⁻1 होती है। वेलोसिटी के अंदर हमने फर्दर दो बात चीज़ों की बात की थी, पहली थी एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने कहा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल कवर करता है डिवाइडेड बाई उसे जितना टाइम लगता है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। मैंने अभी ये ऊपर वाली मिसाल में आपने आपको कहा कि जो पार्टिकल है वो P1 से P2 तक जाता है, कुछ टाइम लगता है उसको। तो P1 से P2 तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो डेल्टा आर था, और जो इसको टाइम लगा फर्ज करें वो डेल्टा टी है। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की वो डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी आएगी। उसके बाद इंस्टंटेनियस वेलोसिटी है। हमें इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें पार्टिकल की ओवरऑल मोशन के बारे में तो बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि P1 से P2 तक जाते हुए पार्टिकल दरमियान में क्या करता रहा है। इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। और इस चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम टाइम इंटरवल को शॉर्ट करते जाते हैं, और जब हम टाइम इंटरवल को शॉर्ट करते जाएंगे तो ये जो P1 है ये P2 जो है पॉइंट, ये P1 के करीब करीब आता जाएगा। ठीक है, जितना करीब होगा उतनी करीबी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होगी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस टाइम डेल्टा टी की लिमिट लेते हैं कि ये बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रहा है। जीरो नहीं है लेकिन बहुत समाल है, इतना कि जीरो के करीब करीब है। और इस सूरत हाल में हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अब ये जो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा टी है, ये डी डिवाइड बाई डी टी बन जाता है, जिसको आप डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर आप पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। डेरिवेटिव जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पोजीशन में जो स्मॉल चेंज आती है वो हमें क्या दे रही है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रही है। अब पोजीशन वेक्टर को ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया था xi+yj+zk से। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये बन जाएगा dx/dt आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे हमने वेलोसिटी को तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो हम उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फार्मूला बन जाता है। और यहाँ पे हमने स्पीड को डिफाइन किया था। हमने ये कहा था कि जो मैग्नीट्यूड होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वो स्पीड कहलाती है। सही है। और इन जनरल हम यहाँ पे देख चुके हैं कि तीन कंपोनेंट्स हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो यहाँ से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वी, यानी जो स्पीड है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Vx² + Vy² + Vz² होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास उस पार्टिकल की टोटल स्पीड आ जाएगी। अगर पार्टिकल एक डायमेंशन में मूव कर रहा है तो स्पीड सिंपली जो है वो Vx के बराबर होगी। यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड की भी बात की थी, और हमने ये डिफाइन किया था कि जो एवरेज स्पीड है वो पार्टिकल जितना टोटल डिस्टेंस कवर करता है और जितना टोटल टाइम उसको लगता है वो डिस्टेंस कवर करने में, वो रेशियो अगर आप ले लें तो वो हमारे पास क्या आती है? एवरेज स्पीड आती है। और यहाँ पे एक केवीआर थी, यानी एक वार्निंग थी, और वो वार्निंग ये थी कि जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं होती। मिसाल के तौर पे
मैंने यहाँ पे जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो एग्जांपल ये दी थी कि अगर हमारा पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से शुरू करता है, पॉइंट पी से, और कोई सा भी चक्कर लगा के इधर से वापस आ जाता है इस रूट के ऊपर, उसी पॉइंट पी के ऊपर, तो इस कंप्लीट ट्रिप में वो जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि बहरहाल उसने कुछ फासला कवर किया है और वो किसी स्पीड से जा रहा था। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं होती। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन की बात की थी। एक्सेलरेशन को हमने कहा था कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसके यूनिट्स जो हैं वो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो L t⁻⁻2 होती हैं। एक्सेलरेशन में पहले हमने एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था, और उसमें हमने ये कहा था कि वेलोसिटी में जितनी टाइम चेंज आए और वो जितने टाइम में आए, अगर आप उसकी रेशियो ले लें तो हम उसको एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी में चेंज कैसे आती है कि ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी थी वी आई, वेलोसिटी में चेंज आई और वो कुछ और फाइनल वेलोसिटी बन गई वी एफ। आप वी एफ और वी आई का डिफरेंस ले लें तो डिफरेंस हमें क्या देगा, डेल्टा वी देगा, यानी जो उसमें चेंज आई है। तो उसको वो चेंज जितने टाइम में आई है उसको अगर आप डेल्टा टी कह लें तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन बनेगा। अगेन एवरेज एक्सेलरेशन हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देता कि जो चेंज आई थी वेलोसिटी में वो किस तरह आई थी, यानी चेंज के दरमियान का जो इंटरवल है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता एवरेज एक्सेलरेशन हमें। तो हमने कहा कि चलें फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं और बिल्कुल वही रूल फॉलो करते हैं कि हम टाइम इंटरवल को शार्ट करते जाते हैं, और जब टाइम इंटरवल को शार्ट करेंगे तो जो वी एफ है ये वी आई के करीब करीब आती जाएगी। इस तरह करीब करीब आती जाएगी कि हमारे पास अब जो चेंज है वेलोसिटी के अंदर या वी आई के अंदर वो हर इंस्टेंट के ऊपर आने लग जाएगी, और उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव कहते हैं या फिर स्लोप कहते हैं, और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी। और यहाँ से हम इसी राइट हैंड साइड को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी जो मोशन में यूज होती हैं। और उसके बाद हमने वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स शुरू किया था, और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक था वो ग्राफ्स के रिलेटेड था कि जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो हम ग्राफिकली उनकी मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीन तरह के ग्राफ होते हैं हमारे पास, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और उन तीनों को हम मुख्तलिफ केसेस के लिए देखेंगे यहाँ पे। सही है। और इस वर्टिकल लाइन में जितने भी ग्राफ आएंगे वो सारे पोजीशन टाइम होंगे, इस वर्टिकल लाइन में जितने भी ग्राफ आएंगे वो सारे वेलोसिटी टाइम होंगे, और इस वर्टिकल लाइन के अंदर जितने भी ग्राफ आएंगे वो सारे के सारे एक्सेलरेशन टाइम होंगे। तो जो सबसे पहली हमारे पास टाइप है ग्राफ्स की वो है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होता है, बॉडी एट रेस्ट। इस केस में जो मैथमेटिकल फॉर्म है ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वो ये वाली है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स ए। एक्स ऑफ टी ये बताता है कि पोजीशन टाइम डिपेंडेंट है, यानी ये टाइम के साथ चेंज हो सकती है इन जनरल। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट हैंड साइड पे ए है जो कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है। लेट मी एक्चुअली राइट इट, दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है। सही है। अब ए की जगह पे जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है। तो इसको मैं यूं लिख देता हूं कि इट कैन बी जीरो और इट कैन बी नॉन जीरो। ठीक है। जीरो और नॉन जीरो का जो यहाँ पे मसला है वो अगेन रेफरेंस फ्रेम का मसला है कि आप अपने पार्टिकल को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आप कहते हैं कि इनिशियली जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पे है, तो उसकी ये जो पोजीशन है एक्स एक्सेस से ये क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, ए के जो यूनिट्स हैं वो पोजीशन के यूनिट्स हैं, तो ये ए के बराबर है। और अगर इस पार्टिकल को आप ओरिजिन के ऊपर लेके आ जाएंगे यहाँ पे, तो ए जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी अब हमारा पार्टिकल ओरिजिन के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे ए जो है वो इन जनरल हमने नॉन जीरो लिया है। तो जब नॉन जीरो लिया है तो इसका मतलब है कि टाइम अब गुजर रहा है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन नहीं बदल रही, वो क्योंकि वो रेस्ट पे है। तो जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो टाइम गुजर रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही, क्योंकि पोजीशन जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर बदलनी थी। एक्स ऑफ टी को हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया है, जिसका मतलब है कि हमारे पास
एक ही स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि पोजीशन का जो डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव है, वो वेलोसिटी देता है। यानी पोजीशन का स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी देता है। और अगर आप स्लोप यानी टाइम डेरिवेटिव लें इस ए का, तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो है। और हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर हमारे पास जो लाइन आएगी वो इस टाइम एक्सेस के ऊपर होगी, जो कि इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये जीरो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पर अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो है वो एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर भी, ए टी ग्राफ के ऊपर भी हमारे पास जो लाइन आएगी वो इस टाइम एक्सिस के ऊपर होगी, जो जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो दूसरी तरह का ग्राफ था उसमें हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इन जनरल उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है पोजीशन की, वो ये वाली है। एक्स ऑफ टी, एक्स टाइम डिपेंडेंट है, और ये इक्वल किसके है, ए विच इज सम कांस्टेंट प्लस माइनस बी टी। सही है। यहाँ पे बी कांस्टेंट और टी जो है वो टाइम है। तो इसका मतलब है पोजीशन टाइम डिपेंडेंट है, पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। सही है। जो ए है ये कांस्टेंट है, जो अगेन मैंने जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया, ये इनिशियल पोजीशन को बताता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पे था जब टाइम जीरो था। तो इस ए को अगर हम नॉन जीरो लें तो हमारे पास जो ग्राफ आता है पोजीशन का टाइम के साथ, वो ये वाली लाइन आती है, ये वाली ग्रीन लाइन। अगर ए को हम पॉजिटिव लेते हैं, नॉन जीरो लेते हैं, अगर आप ए को जीरो ले लें तो फिर ये सेंटर वाली ग्रीन लाइन आती है। सही है। ये मैंने लिखा हुआ है ए इक्वल जीरो। और अगर आप ए को नेगेटिव ले लें तो फिर जो लाइन है वो इधर रीजन जो हमारा है उससे नीचे नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगी और ऊपर को इंक्रीज होगी। ये तीन केस बनते हैं जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, या जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसकी पोजीशन ऐसे चेंज होती है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो दो तरह की हो सकती है कि ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हो या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हो, जिसमें उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो ये जो ग्रीन वाले तीनों ग्राफ हैं ये वो केस हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा होता है। कि ये जो ग्रीन वाले तीन ग्राफ हैं ये हमें ये बताते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा होता है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होती है। बिल्कुल इसी के उलट में ये जो पर्पल वाले तीन ग्राफ हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा होता है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। तो अगेन ए पॉजिटिव, ए जीरो और ए नेगेटिव का केस है, लेकिन अब ये जो कर्व नीचे हो रहे हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। तो इन ग्रीन लाइंस के कोरिस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो ये वाली स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन हमें, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। और सिमिलरली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बिलो द ओरिजिन हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट, और इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस बी लिखा है। और इसका आप दो बार डेरिवेटिव ले तो हमारे पास एक्सेलरेशन आना चाहिए, और अगर आप दो बार डेरिवेटिव लेते हैं यानी डबल स्लोप लेते हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो जीरो आता है। और इसलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो ये वाली लाइन है जो टाइम एक्सिस के ऊपर है, विच मींस जीरो एक्सेलरेशन। ये दूसरा केस था। जो तीसरा केस था हमारे पास और फाइनल केस था वो था कि जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, दैट्स व्हाट वी कॉल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस मोशन के लिए और इस केस के लिए जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, जो पोजीशन की मैथमेटिकल फॉर्म बनती है वो ये वाली इक्वेशन बनती है। और अब चूंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अब आपको ये वाली इक्वेशन का पता होगा। इट्स जस्ट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप पढ़ चुके हैं अब। तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन टाइम ग्राफ आता है वो हमारे पास ये वाला येलो कर्व आता है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो फिर हमारे पास जो कर्व आता है वो ये ग्रीन वाला आता है। और ये पोजीशन टाइम ग्राफ का कर्व है, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला येलो लाइन आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, विच मींस की वेलोसिटी जो है वो
इंक्रीज हो रही है विच मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये ग्रीन वाला कर्व जो है ये बताता है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है विच मीन्स के नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन विच मीन्स के डिसलरेशन है ऑब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि डिसलरेशन होगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। और इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आता है वो हमारे पास ये आता है। और इस केस में आप देखें हमारे पास अगेन पैरेलल लाइन है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बट इट्स नॉट ऑन द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो ये टाइम एक्सेस से ऊपर है, एक्सेलरेशन एक्सेस के ऊपर विद एट सम वैल्यू 2c, व्हिच मींस कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 2c। 2c कुछ भी हो सकती है। तो ये हमने ग्राफ डिस्कस किया सर। फाइनली हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आए थे, यानी ऑब्जेक्ट्स अब जब मूव करते हैं तो इवेंचुअली उनको मैथमेटिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको मैंने जीरोथ इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम दिया था, जो हमारे पास ये पहली इक्वेशन थी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक कंडीशन के अंडर ड्राइव की गई है, और वो कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये इक्वेशन उन्हीं सिचुएशंस के ऊपर आप लागू कर सकते हैं जिनमें एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो। जो जीरोथ इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी हमारे पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताती है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की जो एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो पोजीशन जो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स वी एवरेज टाइम्स टी। ये मैंने लिखा है वी एक्स इक्वल्स वी एवरेज। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, और ये इक्वेशन ये बताती है, ये जो एक्स आई है ये इनिशियल पोजीशन को बताता है, यानी अगर इनिशियल पोजीशन हमारे पास यहाँ पे हो तो कुछ टाइम गुजरने के बाद अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव करता है तो वो इस फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, वो किसके बराबर होगा v टाइम्स टी। और अगर आप एक्स आई को इधर ले लेते हैं ओरिजिन पे तो एक्स आई जीरो हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट जो है। तो अगर आप एक्स आई को जीरो कर दें तो हमारे पास एक्स एफ इक्वल्स वी एक्स टी एफ बच जाएगा, जिसको आप सिंप्लीफाइड सिंपल अल्फाज में सिंपली एक्स इक्वल्स बी टी लिख सकते हैं। और ये वो बेसिक इक्वेशन है जो आप जानते हैं किसी भी पार्टिकल के डिस्टेंस की, जो वो कवर करता है किसी टाइम टी में। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी बताती है अगर हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी मौजूद हो। तो अगर हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमें मौजूद है और हम ये कहें कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्सेलरेशन एक्ट करता है फॉर सम टाइम टी, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होकर वी एफ हो जाती है। और वी एफ का जो फार्मूला है वो ये वाली इक्वेशन आती है हमारे पास। मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एक्स भी लिखा हुआ है क्योंकि हम वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो एक्स है ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो ये वाला बनता है, और ये आप देख लें कि येलो लाइन वाई एक्स वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर इस नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होती है, और ये नॉन जीरो वैल्यू जो है ये उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड है। और उसके बाद देखें स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। और इस येलो लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, और वो किसके इक्वल है, वी एफ एक्स माइनस वी आई एक्स डिवाइड बाई टी, जो सिंपली इस इक्वेशन से आप एक ही वैल्यू ले रहे हैं विच इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन हो तो उसकी फाइनल पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और फाइनल पोजीशन हमारे पास ये आती है एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टाइम टी स्क्र। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ये वाला ग्राफ आता है हमारे पास, लेट मी पुल इट अप। तो ये वाला ग्राफ आता है हमारे पास, और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो ये एक्स आई जो है वो कुछ नॉन जीरो वैल्यू है। अगर एक्स आई आप ओरिजिन पे ले लें तो हमारा जो ग्राफ है वो इस ओरिजिन से स्टार्ट होगा और यूं ऊपर जाएगा, जो कि सिंपली क्वाड्रेटिक ग्राफ है, यानी टी स्क्वायर का ग्राफ है। और ऊपर हम ग्राफ में देख चुके हैं कि जब भी पोजीशन टी स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो एक्स टी ग्राफ जो है वो कर्व्ड आता है, अपवर्ड कर्व हो रहा होता है जब एक्सलरेशन पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अगर आप एक्स आई जो मोस्ट केसेस में आप लेंगे इसको जीरो ले लें तो हमारा कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ये इक्वेशन सिंपली एक्स इक्वल्स वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर बन जाएगी। और फाइनली हमने कहा कि अब हम पहले वाली दो इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को लेट्स से यूज करके
टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं और वेलोसिटीज और डिस्टेंस के दरमियान एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, और रिजल्ट जो है हमारे पास वो ये वाला आया जिसको आप कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसमें आप देख लें कि ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को रिलेट कर रहा है। अगर आप एक्स आई को अगेन जीरो ले लें तो ये सिंपल हो जाती है, और यानी 2a x इक्वल्स वी एफ एक्स स्क्र माइनस वी आई एक्स स्क्र। और फिर हमने कहा कि इन्हीं तीन इक्वेशन को अगर हमने वर्टिकल मोशन के ऊपर लगाना हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्रीली फॉलिंग मोशन में हो, यानी उसके ऊपर सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर ये जो जो ऊपर तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी चार, उनमें आप एक्सेलरेशन को माइनस जी से रिप्लेस कर दें। माइनस जी से इसलिए रिप्लेस कर दें, माइनस जी से क्यों रिप्लेस करते हैं, उसकी रीजन ये है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमने इस तरह चूज किया कि पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट है, और चूंकि जो अर्थ फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, और हमारा पॉजिटिव वाई जो है वो अपवर्ड है, यानी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। तो ये ए अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और अगर कोई चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। तो किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के बराबर आता है, क्योंकि ये हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम ए को माइनस जी से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सारी की सारी वही रहती हैं। जहां जहां पे ए था वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस जी आ जाएगा, माइनस जी। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन वर्टिकल एक्सिस के लिए बन जाती हैं, यानी वाई एक्सिस के लिए। तो आप एक्स को वाई से रिप्लेस कर दें और एक्सेलरेशन जो ए एक्स था उसको माइनस जी से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास अब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए न्यूटन्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई। तो यहाँ पे हमने चैप्टर खत्म किया था, बट ऑफ कोर्स हमने जब चैप्टर कर रहे थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी किए थे एग्जांपल्स के तौर पे। और इनफैक्ट मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कि एक जो फाइनल चीज है वो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स। और आप जितनी भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रॉब्लम्स किए बिना अच्छी फिजिक्स सीख लें। आप जिस फील्ड में भी चले जाएं, जहां भी चले जाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करके अपलोड किए हुए हैं। यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दैम, because those are the problems which I believe are very important and you should definitely solve them at least। और अगर उसके अलावा भी आप कर सकें तो HRK की बुक में जो एक्सरसाइजेज और प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं पे उनको लाजमी सॉल्व करें। एंड चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो पोस्ट देम इन द कमेंट्स एंड लेट मी सी व्हाट आई कैन डू अबाउट देम। एंड नाउ we'll go on to chapter 3। We'll talk about forces, which is the dynamics।